नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। दोस्तों, आज धरने का सुगोईधार पर 33वां दिन है और पिछले महीने ये 28 नवंबर 2025 को शुरुआत हुई थी धरने की और आज 33 दिन बीतने को आ चुके हैं। और दोस्तों, आज जैसे कि आपने देखा, इसमें टाइटल में आपको नजर आ रहा है एचपी सीमेंट इंडस्ट्रीज वर्सेस अरावली हिल्स स्कैम। तो ये जो स्कैम शब्द आज ये लगाया गया है, इसके पीछे बहुत एक अहम कारण है और आप जल्दी जल्दी लाइव पे आ जाइए, क्योंकि बहुत ही अहम चीजें आज आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। क्या क्या जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की और क्या क्या केस में हुआ, क्योंकि ये जो पहाड़ है, ये जो काटे जा रहे हैं, इन सांसों को हमसे छीनने का जो ये प्रयास किया जा रहा है और ये गैर कानूनी जो खनन है, ये अवैध ब्लास्टिंग, अवैध खनन और ये जो अनियंत्रित ब्लास्टिंग की जा रही है, जैसे कि आपने 25/12 को देखा, यही वो लोकेशन है जहां पर बहुत धमाकेदार ब्लास्ट किया गया अंबुजा अडानी सीमेंट के द्वारा। और इस जगह पर अभी भी मशीन कार्यरत है, अभी रनिंग में है, काम चल रहा है और लोगों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ यहाँ पर। और यही वो जगह है, बस्ती है, जहां पर आके वो चट्टानें पहुंची और इस मकान, ये जो मकान है, इनके पीछे वो चट्टान आकर रुकी। और गनीमत ये रही कि लोग उस वक्त वहां सिर्फ घास काट रहे थे, लेकिन इस घर में कोई नहीं रहता है, क्योंकि उनका कहना है, प्रताप जी का, जिनके शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है, कि इस घर में हम नहीं रह सकते क्योंकि हमारे किराएदार भी पहले रहते थे, क्योंकि ऊपर खतरा बना है। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी मशीन ऊपर चल रही है पहाड़ी पर और बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये काम यहाँ पर कर रहे हैं और पूरा गांव नीचे बसा है। और कोई, आप, हमेशा हम बता रहे हैं बार बार कि कोई रिटेनिंग वॉल नहीं, कोई सुरक्षा की कोई जिम्मेवारी नहीं ये ले रहे हैं। और आइए अभी तक क्या क्या हुआ है उसको आप लोगों के साथ साझा कर लेते हैं। कि सबसे पहले तो दोस्तों, आज मुझे पुलिस दाड़ला घाट से सब इंस्पेक्टर जी का कॉल आता है सुबह सुबह। वो कहते हैं कि आप दाड़ला घाट में आइए, आपकी स्टेटमेंट लेनी है, आपका बयान लेना है। और वही, और देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दाड़ला घाट पुलिस का कि उन्होंने इस कालाबाजारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जो कि चलिए कहीं ना कहीं एक पहल है दाड़ला घाट पुलिस प्रशासन की तरफ से। और उन्होंने एक अहम कदम लोगों की सुरक्षा को जहन में, ध्यान में रखते हुए वो उठाया, उसके लिए उनके हम धन्यवादी हैं। और रोशन लाल जी ने मुझे कहा कि आप पुलिस स्टेशन दाड़ला घाट आइए। जवाब में मैंने भी उनसे कहा कि सर, मैं धरने पर हूँ, क्रमिक भूख हड़ताल अभी चल रही है और संगोईधार पर है, तो आप वहां पर आकर मेरी स्टेटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है अगर मेरी स्टेटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट अहम है। क्योंकि अभी पुलिस ने भी, क्योंकि ये प्रूव करना होता है कि ब्लास्ट हुआ है, तो गवाह चाहिए होते उसमें। हालांकि बहुत से लोगों ने अभी भी गवाही दी है, जिन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा, वो जानलेवा जो पत्थर नीचे आए, वो सभी लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा, इन ग्रामवासियों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने बयान भी दिए। हालांकि उनका कहना था कि संदीप जी, आप सुबह शाम आ सकते हैं। जवाब में मैंने भी उनका सम्मान करते हुए कहा कि सर, मैं आपको हर तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सुबह शाम आने का यहाँ पे कोई जरिया नहीं है, कोई बसें नहीं है दालाघाट आने के लिए, तो मैं लेट नाइट यहाँ से आता हूँ। तो आपके पास सरकारी गाड़ी भी है, आप आ सकते हैं और धरना पर आइए। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर में वो यहाँ आने वाले हैं और उनको जो भी मामला हुआ वो उनका सहयोग किया जाएगा। पुलिस को हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अभी इस मामले में आपने जैसे कि देखा कि अरावली हिल्स एक ऐसा मुद्दा जो जिसकी शुरुआत 2024 मई में शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 100 मीटर के लगभग जो पहाड़ियां हैं या उससे ऊंचे, वो अरावली हिल्स का हिस्सा मानी जाएगी। और 100 मीटर के ऊंची जो पहाड़ियां हैं, उससे 500 मीटर के दायरे में जो जो पहाड़ आते हैं, तो वो 2 से या ज्यादा जो पहाड़ है, वो कहीं ना कहीं वो अरावली हिल्स का हिस्सा है। तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई। उसमें आपने देखा प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया,
उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि वो सही या गलत है, लेकिन लोग सड़कों पर उतरे और आपने देखा राजस्थान, क्योंकि 700 किलोमीटर के एरिया में अरावली हिल्स के वो पहाड़ है, वो भी इसी तरह से पहाड़ है और माना जाता है कि वो पहाड़ दिल्ली की लंग्स कहा जाता है। और लेकिन स्कैम इसलिए मैंने इसमें लिखा कि वो स्कैम क्यों है, क्योंकि अभी क्योंकि लोग जो धरने पे उतरे वो तो सभी को पता है वहां पर किस तरह से लोग उतरे कि ये अरावली हिल्स नहीं कटने चाहिए। उसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण कि जैसे राजस्थान से होकर वो पहाड़ गुजरते हैं और हरियाणा और आगे उत्तर प्रदेश तक, क्योंकि राजस्थान के जो डेजर्ट जो एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा रेतीली जो जगह है, वो जब तूफान होते हैं आपको पता है राजस्थान में छोटे छोटे पहाड़ बन जाते हैं। तो जैसे ही वो तूफान चलता है तो वो आगे की तरफ चले जाते हैं। तो जो अरावली हिल्स है, जो पहाड़ हैं जो इस तरह के, तो वो क्या करते हैं, उस रेत को पहले रोकते हैं, क्योंकि अगर वो रेत उन पहाड़ियों में रुकता है और जो उन पहाड़ों पर बने जैसे ये पौधे हैं, इन पौधों के तनों में जाकर चिपक जाता है और वहां की प्रोटेक्ट करता है। और जो दिल्ली आगे जो सटे एरिया है, जो पहले ही AQI और प्रदूषण से वहां पर प्रभावित लोग हैं, उनकी सुरक्षा करता है। ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल अरावली के पहाड़ों का है, इसीलिए लोग सड़कों पर उतरे थे। आपने देखा एडवोकेट के बहुत बड़े जमावड़े, किसान और बहुत बड़ा एक तबका मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का वहां पर उसके विरोध में खड़ा हुआ, पहला कारण। और दूसरा कारण आपको सभी को पता है कि ये जो पहाड़ है, इन पर जो पेड़ पौधे हैं, जब बारिश आते हैं उस पानी को सोख लेते हैं। और ये अरावली के जितने भी पहाड़ हैं उनमें इन पहाड़ों की तरह बीच बीच में बड़े बड़े क्रैक्स हैं। क्रैक्स मतलब बहुत गहरी दरारें हैं। वो दरारें जो होती है उसमें जो बारिश का पानी होता है, पहले तो पहाड़ बारिश करते हैं, वो हमारा एटमोस्फेयर तैयार करते हैं बारिश के लिए, बादलों में भाप, और फिर बारिश आती है, बारिश होती है, पहाड़ों का जो अहम रोल है। उसके बाद उन दरारों में पानी जब जाता है तो वो हमारे ग्राउंड लेवल जो धरती के नीचे, चाहे बोर के जरिए है, उस पानी से हम लोग अपना गुजारा करते हैं हमारे देश में, भारत में या किसी भी कोने में। तो होता क्या है, जैसे इन पहाड़ों को काटा जाता है तो ये आप देख सकते हैं कि वो जो दरारें हैं ये बिल्कुल अभी वो दरारें गायब हो चुकी है और यहाँ पर बिल्कुल पक्की एक जगह बन चुकी है। बाद में यहाँ पर कोई बिल्डर आएगा, वो बिल्डिंग बनाएगा, फिर यहाँ पर ऑफर देगा आइए रहिए, और फिर वहां पर पानी का इंतजाम वो दूर से करेंगे, फिर लाखों करोड़ों रुपए वो बिल्डर वहां पर कमाएंगे। तो ये पक्की जब जगह बन जाती है, पक्की सड़कें हो जाएगी, यहाँ पर डाला जाएगा सीमेंट, रेता, बजरी, तो वो जमीन को जगह नहीं मिलती पानी नीचे जाने के लिए, जिसके लिए बहुत बड़ा इशू है वो पानी का। आपको मैं बता दूं कि ये दशकों पहले 1969 के आसपास जब बारिशें भारत में 101 दिन रहती थी लगातार, आज 2009 के सर्वे में ये पता चला है कि सिर्फ 29 दिन वो साल के लगभग 31 दिन रहती थी, और आज हालत ये है सिर्फ 25 दिन साल में बारिश होती है, जो हमारा मानसून कहा जाता है बरसात के दिनों में। अगर टोटल हम कैलकुलेशन करें तो हालत ये हो चुकी है। और हालत के कौन जिम्मेवार है, ये पहाड़ जो कट रहे हैं, ये इलीगल अवैध माइनिंग हो रही है। और जितनी भी माइनिंग है आपको पता है वो इलीगल अवैध क्यों कही जाती है। अगर इलीगल अवैध नहीं है तो 40,000 से ज्यादा केस अभी अरावली हिल्स के ऊपर लोगों ने किए हैं, 71,000 से ज्यादा FIR के लिए लोगों ने एफर्ट किया, लेकिन उनमें से 40 कुछ चालान के तौर पर डिसमिस कर दिए गए केस, लेकिन 40,000 फिर भी कोर्ट में है, जो कोर्ट ने स्वीकार किया कि ये जेन्युइन है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि FIR पे FIR हो रही है। पहली FIR यहाँ पर 2018 में निकलकर, मतलब अभी मैं हाल फिलहाल में बात करूं, क्योंकि इसी जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था 21 जून 2021 को, और यहाँ से बहुत भारी चट्टानें नीचे सड़क की तरफ गई थी, जो अनियंत्रित ब्लास्टिंग थी। और उसके बाद आपने देखा और 2018 में भी FIR हुई है कंपनी के ऊपर। और उसके बाद पर एक घमारो गांव है, आपने देखा कि वहां पर 6/12/2025 को एक अनियंत्रित ब्लास्ट हुआ, वहां पर भी FIR का मामला भी लंबित है। लेकिन हाल फिलहाल में हमारे प्रोटेस्ट के दौरान हमारे मंच की तरफ से बार बार विरोध करने पर, की मीटिंगों का बहिष्कार करने के बाद, FIR मुद्दे को उछालने के बाद यहाँ पर मांगू गांव में FIR हुई। इट मीन्स ये अवैध माइनिंग, अवैध खनन है, अनियंत्रित ब्लास्टिंग है। ये प्रूव बहुत पहले से होता आया है और आगे भी होता रहेगा, ये धरने चलते रहेंगे। पर मुद्दा ये है कि अभी जो खुशी की बात यह है कि जो अरावली हिल्स का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले
को के ऊपर संज्ञान लिया और जो वहां पर खनन चल रहा था उसको टेम्परेरी स्टे कर दिया है जन 2022 जनवरी तक के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और जो मैं आपको आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि अभी बात आते हैं स्कैम पर। और ये स्कैम क्यों होता है, क्योंकि जो अरावली हिल्स का मामला है, अभी दोस्तों आपको ये मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर 100 मीटर का कहा गया कि 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ है उन्हीं को अरावली हिल्स का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन ये स्कैम इसलिए है, जो ये कॉर्पोरेट है, ये जो गुंडई है, ये जो इनको हम गुंडा शब्द क्यों यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं, क्यों ये अवैध खनन है, क्यों इलीगल है, कि इन्हीं गुंडों, इन कॉर्पोरेट के जो कुछ चाटुकार होते हैं, जिनको कुछ भी वो टेक्नीशियन रूप दे देते हैं, नाम देते हैं, उन्होंने इस ग्राउंड लेवल से नापा। जैसे मान के चलिए ये सड़क है या ये नाला है, यहाँ नीचे से नापा ये 100 मीटर ये पहाड़ है। तो वो स्कैम इसलिए हुआ कि एक्चुअल में जो पहाड़ की जो एक पैरामीटर देखे जाते हैं कि कितना मीटर ये हाइट है, वो सी लेवल से नापा जाता है। मतलब समंदर जो है उसकी सतह से नापा जाता है, ना कि इन पहाड़ों की तरफ से, इसलिए वो स्कैम है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीजें अब निकल के आ रही है अरावली हिल्स के मामले में। तो वो कहीं ना कहीं जानबूझकर, अब फॉर एग्जाम्पल कि ये पहाड़ है, इसकी वैसे ऊंचाई है 100 मीटर या 90 मीटर, बट जब समंदर से हम सी लेवल से जब इसको नापेंगे तो ये 190 मीटर आता है। तो जो पहाड़ होगा वो तो कागजों में क्या आएगा, वो 90 मीटर आएगा, मतलब वो 100 मीटर के दायरे से नीचे है। समझ रहे हो ना, इसलिए स्कैम होता है। तो ये जो लॉबीज है, ये कॉर्पोरेट है, ये अंबुजा अडानी सीमेंट है या कोई भी कंपनी है, ये इसी तरह के पैरामीटर फॉलो करते हैं और कागजों में उन्हीं चीजों को दिखाते हैं गुमराह करने के लिए, और उनसे उनके ऊपर एक्शन ना लिया जा सके, इस चालाकी से ये लोग करते हैं। तो वो बहुत बड़ी एक जीत हुई कि अभी वहां पर स्टे लग चुका है। और ये सारी चीजें आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी है ताकि लोगों को भी पता चले कि जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, जो बाहर निकले, जो लॉयर्स हैं, उन्होंने विरोध किया अरावली हिल्स के कटने का। और वहां पर, क्योंकि अब आप मान के चलिए जो राजस्थान का जो डेजर्ट है वो वहां से उड़कर जब वो पहाड़ कट जाएंगे, अब दिल्ली तक पहुंचेगा या यूपी उत्तर प्रदेश तक जो खेती बाड़ी होती है उनके खेतों तक पहुंचेगा, क्योंकि ये जो रेत जब पहुंच जाता है तो वो खेती को बर्बाद कर देता है। वहां पर दोबारा जो भूमि है वो उपजाऊ नहीं रहती, उसमें पैदावार नहीं हो सकती। तो वो जो लोग वहां पर किसानी खेती करके पूरा देश जहां पर पल रहा है, वो खेती ही तबाह हो जाएगी। उस डेजर्ट का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, उस रेत का, जो रेतीली हवाएं जाएगी। और वो जो ऑक्सीजन लेवल की मात्रा को कम करेगा और जो एक्यूआई लेवल को बढ़ाने में जो अपना रोल अदा करेगा वो अलग है। वो बहुत सारी चीजें थी इसमें। तो ये बहुत ही बड़ा एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आया। और यहाँ पर अभी मैं बताना चाहूंगा कि हमारा भी जो ये धरना चल रहा है अभी इस लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि हम वॉच कर रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आज 31 तारीख है। आज अर्की कोर्ट में मेरे ऊपर जो सिविल सूट किया है इस अडानी अंबुजा सीमेंट ने, तो उसकी आज पेशी थी। मैं तो फिर भी यही हूँ, हमें जाने की चलो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हम अभी वहां पर जो लीगली है वो लीगल देखेंगे, वो लॉयर देखेंगे। तो उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अभी मार्च में है, मतलब 29 मार्च की उसकी अगली डेट आ चुकी है। और जो एक और इनकी तरफ से मेरे ऊपर कार्रवाई की गई थी वो भी अभी फरवरी में डेट चली गई है। हालांकि बार बार उसको पहले 15 तारीख को थी इसी महीने, फिर 20 को इन्होंने जल्दी हियरिंग मांगी थी, फिर 20 के बाद मैम छुट्टी पर थे जो जज साहिबा है, फिर उसको फेब में कर दिया गया और ये मार्च में। तो ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं एक हम धन्यवादी है कि कोर्ट की तरफ से भी कि वो मामले को देख रहे हैं और उन्होंने डेट कहीं ना कहीं हमसे जवाब मांगा था, वो जवाब हमारी तरफ से गया है। और मैं बताना चाहूंगा उन सभी अधिकारियों को, उन सभी जो कंपनी को बचाने में लगे हैं, जो इस गुंडा राज को बचाने के लिए लगे। पहली बात मैं यही हूं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहूंगा और लोगों को, मैं जनता को बताना चाहूंगा, उन सिविल सूट में यही लिखा गया कि इसको यहाँ से भगाया जाए, खदेड़ा जाए। मतलब मुझे भगाने के लिए ये कंपनी एक दांव पेच खेल रही है कि इस प्रोटेस्ट को रोका जाए। तो पहली बात तो मैं कंपनी को भी ये बताना चाहूंगा कड़े शब्दों में, और जो उनको बचाने में लगे हैं,
जो चर्चाएं हुई और आप लोगों ने देखा किस तरह से इन अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बंद कमरों में जो मीटिंगें की गई, उनका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ना ही किसी के साथ किसी तरह का कोई अभी ये चीज रिवील हो पाई है कि उनको क्या किया गया, उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया है, उनको कंपनसेट नहीं किया गया है, उनके साथ किसी तरह का कोई लिखित में कोई कार्रवाई अभी तक जनता के सामने नहीं आई है। हालांकि अलग अलग रूमर्स हैं, बातें यहाँ वहां से आ रही है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम फैक्ट पे बात करेंगे। तो फैक्ट ये है कि अभी हम वॉच कर रहे हैं, हमारा जो मंच है राज्य स्तरीय, जो हमारा मंच है सीमेंट उद्योग और माइनिंग प्रभावित मंच, हम वॉच कर रहे हैं। हम वॉच कर रहे हैं इस कंपनी को, हम वॉच कर रहे हैं इस कंपनी को बचाने वाले उन नुमाइंदों को जो बंद कमरे में बैठे हैं, जो हमारे ऊपर धमकियां दे रहे हैं, मेरे ऊपर एफआईआर करने की या कार्रवाई करने की या मुझे यहां से हटाने की। अभी हम एक्शन लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पहले हम वॉच करेंगे, हम देखेंगे कि किस लेवल तक वो अपना दिमाग चलाते हैं, वो कैसे लोगों को तोड़ रहे हैं, वो कैसे लोगों को ये कह रहे हैं, लालच दे रहे हैं, वो कैसे लोगों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हम सारे मामले पर हमारा जो मंच है वो नजर रखे हुआ है, पैनी नजर हमारी है, और हम इन सब चीजों को अभी देख रहे हैं। और ये तय है कि जितने भी अधिकारी इनको बचाने में लगे हैं, सबसे पहले अभी यहाँ पर मैसेज आ रहा है इन भाई साहब का, राहुल ठाकुर जी, इनका बार बार धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत जिज्ञासु हो आप, आपकी जिज्ञासा को देखकर मेरा मन कहीं ना कहीं व्याकुल हो चुका है आपका जवाब देने के लिए। हालांकि मैं देता नहीं वैसे जवाब, पर ये आपका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेरे बहुत एक प्यारे व्यूअर्स है, आप सारी वीडियो देखते हैं। तो राहुल जी, मैं क्या चाहता हूं, मैं आप पूरी ये जनता जानती है, अगर आप अभी तक नहीं जाने हैं तो आपको मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि ये जो पहाड़ है, ये जो कट रहे हैं भाई साहब, वैसे तो मुद्दा यही चल रहा है इतने दिनों से, अगर समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी एमओयूज है, जो भी ये कार्रवाई चल रही है, ये जनता के सामने आने चाहिए भाई साहब। ये सिर्फ बंद कमरों में नहीं होने चाहिए, ये हमारी डिमांड है। जो भी लोगों के अधिकार है वो उनको मिलने चाहिए, जो जमीनों में पानी सूख चुका है वो लोगों को मिलना चाहिए, जो लोगों को बेरोजगार है उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और जितने भी यहाँ पर जो ये अवैध खनन चल रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी पुराने जो मोटे लाले हैं और जो उनके चाटुकार है, जो उनके दोस्त है, जो उनको बचाने में लगे हैं, उन चाटुकारों को एक्सपोज करना है। पहली बात, जो भी उनके साथ हाथ मिलाकर आज उनको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी चल नहीं रही है, ये भी हम चाहते हैं। और जिन चाटुकारों की यहाँ पर मशीनें चल रही है ना भाई साहब, उन मशीनों के बजाय उन लोगों की अब मशीनें यहाँ पर चलनी चाहिए जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, जिन लोगों को एक ही आदमी का ठेका थोड़ी है यहाँ पर भाई साहब मशीनें चलने के लिए, उन मशीनों को बैन करना हमारा मकसद है, ताकि जो नए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनकी जमीनें गई है या जाने वाली है, जिन लोगों को कंपनसेट नहीं किया गया, उन लोगों की मशीनें क्यों नहीं चल रही है, उनकी चलनी चाहिए। और वैध खनन होना चाहिए, ना कि अवैध, ना कि रात की माइनिंग बंद होनी चाहिए। लोगों के घर जो रास्ते हैं वो पक्के होने चाहिए, उनके खेतों तक जाने चाहिए, सतलुज से पानी उठाकर घर घर तक जाना चाहिए। इसलिए अब आशा करूंगा कि अगली बार आपका कोई नया सवाल होगा तो ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर क्योंकि ये जितने भी जैसे हमारे यहाँ के जन प्रतिनिधि है, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि जो पहले मैं यहाँ पहुंचा था कि जो अधिकारी है जो कंपनी को बचाने में लगे हैं, पहले तो उन सभी का हमें यहाँ पर रिजाइन चाहिए। वो लोग सबसे पहले अपना रिजाइन दे अपने पदों से, क्योंकि कंपनी एक्सपोज हो चुकी है। अब उनको रिजाइन देने का समय आ चुका है, क्योंकि अगर निगरानी में कोई काम चल रहा है तो अवैध खनन हो रहा है, पहले सबसे पहले हमारा मंच यहाँ पर उनका इस्तीफे की मांग करता है। वो इस्तीफा दें अपने डेजिग्नेशन से, उनकी जरूरत नहीं है हम लोगों को। हम लोगों की सुरक्षा अगर कोई नहीं देख रहा है, जिम्मेदार कोई भी विभाग, कोई भी अधिकारी, वो यहाँ से जाए, उनकी जरूरत नहीं है हमें। हम उनका सम्मान करते हैं, उनके पद का सम्मान करते हैं, लेकिन उन पद का जब आप उपयोग नहीं कर पा रहे हो, दुरुपयोग हो रहा है, जाने हो रहा है, अनजाने हो रहा है। अब बिजली है, बिजली की जो तार है उसमें करंट आ रहा है,
अब छोटा बच्चा उसको छू लेता है अपने हाथों से, उसको पता नहीं है इसमें करंट है, लेकिन उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है कि बिजली की तार में करंट होता है, वो उसमें हाथ लगा रहा है और उसकी जान चली जाती है। तो बिजली अपना काम करेगी, उसको नहीं पता है कि ये बच्चा है, ये बड़ा है, ये बूढ़ा है। तो जो भी अधिकारी है, अगर उसने पढ़ाई नहीं की है, उसको नहीं पता है इस इकोसिस्टम में, इसके बारे में उसको पता नहीं चल रहा है, वो कमरों में बैठ के कोई डिसीजन ले रहा है, वो अनभिज्ञ है, उनको नहीं पता है, वो रिजाइन दे दे, क्या दिक्कत वाली बात है? पढ़ाई करनी चाहिए थी। या तो फिर अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी तक कहाँ है, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? वो सामने आए, जनता के सामने आए, जवाब दे, क्या बात है सारी, या रिजाइन दे, पहली बात। दूसरी बात, जो कंपनी के खिलाफ जो घमारो गांव का मामला है, उसमें जो एफआईआर लंबित है, उसको जो टाला गया, उसके लिए भी यहाँ पर रिजाइन की जरूरत है कि क्यों वो एफआईआर मामला टाल दिया गया। उस मामले में एफआईआर तुरंत की जाए, या तो एफआईआर की जाए या रिजाइन किया जाए, दो चीजें अब यहाँ पर है, एफआईआर, रिजाइन। इस्तीफा तो देना होगा क्योंकि एफआईआर लेट हो रही है, डिले हो रही है, इसलिए रिजाइन बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों की सुरक्षा के लिए, ताकि कोई और अधिकारी तैयारी हो करके आए, पढ़कर आए एमओयूज को, उनकी जो भी उनकी संवेदनशील जो इशू है, जैसे अभी उन्हीं अधिकारियों को मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर कल एक वो लेकर आऊंगा, इंच टेप लेकर आऊंगा पूरा यहाँ पर, और ये सड़क में मापूंगा। अब जो बेंच है कंपनी का, अब उन अधिकारियों को पढ़े लिखे, अगर वो इस HAS या किसी भी लेवल के कोई भी अधिकारी है, उनको जब ये चीजें यहाँ पर आकर नहीं, अगर वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, उनको कैसे पता होगा? कल मैं वीडियो में बताऊंगा ये कितना मीटर है, ये 30 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए बेंच जो है, ये सड़क, और ये 15 मीटर होना चाहिए। अब ये कितना है ये मैं लाइव बताऊंगा। तो अगर उन्होंने ये पढ़ाई नहीं की है तो इस्तीफा दे दें। तो भैया हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम बताते हैं आपको क्या क्या गाइडलाइन है। और इन सड़कों पर जो डंपर चल रहे हैं, वहां पर पानी का छिड़काव होना होता है, ये आपकी पढ़ाई का इशू है, क्यों नहीं पढ़े, ये सवाल है। यहाँ पर ये जो दीवारें हैं, यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगे हैं, कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं लगी है, ये क्यों नहीं पढ़ा आपने? अगर आपने किसी और चीज में पढ़ाई करी, आप किसी और विभाग में चले जाइए, आप वो देखिए, ये वो मुद्दा नहीं है, ये कुछ सिस्टम का मुद्दा है। यहाँ पर कोई प्रदूषण प्रभावित एरिया, कोई बोर्ड नहीं लगा है, कोई किसी तरह की कोई दीवारें नहीं लगी है। ये दीवारें लगनी होती है या नहीं लगनी होती है, ये भी एक सवाल है। और ये जो धूल है, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सफेद हो चुकी हैं ये झाड़ियां, ये हम अपने पशुओं को खिला रहे हैं। अब ये धूल होनी होती है या नहीं होनी होती है, इन्होंने छिड़काव के लिए या इस धूल से बचने के लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें लगानी होती है, किस तरह की वॉल मेंटेन करनी होती है, पत्थरों के लिए अलग दीवार होती है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये चट्टाने हैं, ये कभी भी नीचे जाकर घरों को तबाह कर सकती है, पूरा का पूरा एरिया खत्म कर सकती है। ये देखिए आप, ये चट्टाने, ये अटकी है, ये रुकी है यहाँ पर, ये यहाँ से सीधे कहाँ रुकने का इनका स्कोप है भैया? तो उन अधिकारियों को ये स्टडी करना चाहिए था पहले। आज इस्तीफा देने का टाइम है उनका, कि इन पत्थरों को रोकने के लिए अलग रिटेनिंग वॉल होती है, उनका एक पैरामीटर होता है, कितना उनकी डायमेंशन होगी, कितनी हाइट होगी, वो सारी चीजें वो पढ़नी चाहिए। अभी तक भी क्यों नहीं पढ़ी? 1 महीने से ज्यादा समय, 33 दिन आज हड़ताल को हो गए हैं, आज तक भी नहीं पढ़ी है आप लोगों ने। तो स्टडी करना चाहिए ना इन सब चीजों को, किन पत्थरों को रोकने के लिए कौन सी दीवार है और क्यों नहीं लगी, या जो पोल्यूशन है, जो मिट्टी है वहां पर उड़ रही है, इसके लिए पानी का छिड़काव क्यों नहीं हुआ, ये बेंच की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए थी और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और जो पानी, जो धूल यहाँ पर उड़कर नीचे लोगों के घरों तक आ रही है, लोगों के फेफड़ों तक जा रही है, उसके लिए कौन सी वॉल होनी चाहिए थी। ये ये साइंस का मामला है, इको साइंस का, इसको पढ़ना चाहिए था ना। नहीं पढ़ा है तो इस्तीफा दीजिए, सीधी सी सिंपल सी बात है। और अंत में यहाँ पर जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग, मेरी कल भी प्रधान जी से बात हुई है, मांगू पंचायत के प्रधान जी बलदेव जी से, और उनसे मेरी काफी समय लंबी एक बात हुई है, और मैंने उनसे भी ये कहा है कि सर आप आइए, और यहाँ पर हमारा जो धरना है वहां पर आप आए नहीं है 1 महीना। हालांकि उनके कोई निजी कारणों की वजह से वो नहीं आ पाए, क्योंकि दूसरी तरफ हमारे उप प्रधान राजेश पुरी जी हमारे धरने पर पहुंचे थे, घुमारों में भी पहुंचे थे, मांगू में किसान महापंचायत थी, और जो राजेंद्र कुमार जी है बीडीसी जो है हमारे, वो भी पहुंचे थे, मांगू में अध्यक्ष है। तो लेकिन प्रधान जी ने अपने निजी कारणों की वजह से बताया कि वो नहीं आ पाए।
लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि सर अब आप मांगू पंचायत में अपना वहां पर भी आप अपना कर सकते हैं हमारे लिए। इस धरने पर आप यहाँ पर पहुंचे और अपनी जो आपकी कार्यकारिणी है उसकी बैठक में पंचायत की जितनी भी कार्यकारिणी है उस बैठक में आप लोग इस जो हमारी मंच की जो हड़ताल चल रही है उसमें आप उसके बारे में वार्ता करें और यहाँ पर पहुंचे। और दूसरी चीज कि आप वहां पर अपने जितने भी कंपनी की जो मीटिंग हो रही है बंद कमरों में, मैं आपसे क्योंकि मेरी पर्सनली भी बात हुई, उनका बहिष्कार करें वहां पर जाने के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पर ये चला है, अभी भी चला है। तो क्योंकि आपने मुझे स्वयं कहा है प्रधान जी ने कि आप हमारे भाई है और क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया इसलिए ये कमरों तक मीटिंग पहुंची है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने ये कहा। लेकिन अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उन कमरों की मीटिंगों का बहिष्कार करें, क्योंकि आपने जब भाई भी कहा है, आप हमारे चुने प्रतिनिधि है, तो वहां पर उनके साथ बैठकर डिस्कस करें। क्योंकि अभी आगे चुनाव भी आने वाले हैं और मैं सर्वधारण को ये बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे स्थानीय यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं 1 और 2 महीने के अंदर, कि हम उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे जो लोग इस अवैध खनन को कहीं ना कहीं इसके बारे में अपने अपने घोषणा पत्र में इनका वर्णन करेंगे और इनके इन मुद्दों को जो उठाएंगे, जो जो मुद्दे मैंने अभी और हमेशा मैं बता रहा हूं जो लोगों के हितों में होने चाहिए, चाहे रोजगार का मामला है, चाहे शिक्षा का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे R&R पॉलिसी का मामला है, चाहे CSR का मामला है, चाहे किसी भी चीज का मामला है, पानी से जुड़ा मामला है, हर एक मामले को जो जो अपने घोषणा पत्र में लगाएगा उन्हीं लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। वो चाहे पहले के पूर्व प्रधान हो, चाहे वो आगामी इलेक्शन में, क्योंकि वो देखो खड़ना तो है ही, इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन तो नहीं रुकेंगे, लेकिन हम उन्हीं का वो करेंगे। और प्रधान जी से मैं स्पेशली निवेदन करूंगा कि प्रधान जी आप तुरंत अपनी कार्यकारिणी के साथ एक तत्काल में बैठक करके यहाँ पर आए और हमारा समर्थन दे। और क्योंकि देखिए 1 आध महीना बचा है, फिर तो आप वैसे ही बिजी हो जाएंगे, आगे फिर आगे के भी वो चुनाव का काम होने वाला है, तो हम उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे, बाकी लोगों का हम बहिष्कार करेंगे जो हमारे इन मुद्दों को नहीं लगाएंगे और उनको हम सरेआम बाइकआउट करेंगे, उनको वोट देने के लिए हम लोगों को मना करेंगे। हम घर घर जाकर उनके खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएंगे जो सिर्फ अपने या निजी मुद्दे या अपने लोकेलिटी के मुद्दे उठाएंगे। जो ये 6484 बीघा मांगू, ज्ञाना, सुंघोई, कशलोग, चंडी और इन 5 पंचायतों की लगभग 6500 से ज्यादा जमीन जो बिक चुकी है, इनके जो हकों की मांग अपने अपने घोषणा पत्र में नहीं लगाएगा, जो हक उनको मिलने चाहिए थे और जिनसे गुमराह किया गया, जो कंपनी की वायलेशन है, जो अनियंत्रित ब्लास्टिंग है, जो अवैध खनन है, जो नाइट माइनिंग है, जो इनके खिलाफ अपने घोषणा पत्र में नहीं लगाएगा, उनका हम घर घर जाकर बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे। ये कड़े शब्दों में मैं कहना चाहता हूं हर उस उन जनप्रतिनिधियों को भी, और जो खड़े होने वाले हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इस राजनीति में अपना कदम रखेंगे, तो वो जो कदम रखेंगे वो इस अवैध खनन के गुंडई कदम जो ये गुंडई कदम उठा रहे हैं लोगों की सांस के खिलाफ, लोगों की जिंदगी के खिलाफ, इस कदम को अपने घोषणा पत्र में जरूर उठाएं, नहीं तो फिर उनका पुरजोर बहिष्कार, जैसे SDM कार्यालय की मीटिंग का बहिष्कार। क्योंकि प्रधान जी से मेरी बात हुई है, मैं कहा प्रधान जी आप मीटिंग में गए, कोई बात नहीं, आप लोगों के हितों के लिए गए, और मैं उनसे आग्रह करूंगा प्रधान जी से साथ में कि जो मीटिंग हुई है 22 तारीख को, उसमें जो भी कुछ अभी चल रहा है वो भी आप जनता के साथ साझा करिए, क्योंकि आपको जनता की फिक्र है। आप वहां तक गए तो आप ये भी बता दीजिए, अभी जो जो जनप्रतिनिधि गए हैं, मैं अकेले प्रधान जी से नहीं, जो जो भी गए हैं, हमारे राजेंद्र कुमार जी भी गए थे, बाकी गए थे, आप जनता के सामने बताइए कि क्या अभी हुआ उसमें, क्योंकि लोग खतरे में हैं। घमारो गांव भी अभी खतरे में है, मांगू गांव भी खतरे में है, यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे हैं धड़ाधड़, वहां पर ऊपर काम चल रहा है, खनन चल रहा है, तो इसके बारे में जनता जानना चाहती है कि उन बंद कमरों में हुआ क्या। तो जब आप SDM कार्यालय में गए थे, आपका दायित्व बनता है दोबारा से आप चिंता करें लोगों की जैसे पहले की थी, और उसमें बताएं कि उन लोगों को क्या हुआ, उन लोगों की FIR हुई या नहीं हुई, अगर FIR नहीं हुई तो क्या हुआ, जो साइन लिए गए यहाँ पर संगोई धार वालों से, उस विषय में क्या हुआ। वो इंतजार कर रहे हैं कि अगली बैठक है तो कब है, वो लिखित में हमें दिया जाए। और जो इन मीटिंगों में मैं उन सब जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूंगा जो जो गए थे अलग अलग जगह से, हमारे मांगू से चाहे कोई मेंबर गए थे,
चाहे संघोई की तरफ से प्रधान थे, वो हमारे चाहे वहाँ के मेंबर थे, वो जितने भी इलाके के गए थे, जो लिखित में कार्रवाई हुई है आप उसको जनता के सामने बताएं, उसको सामूहिक करें कि क्या क्या हुआ, किस तरह के साइन लिए गए, क्या क्या उन लोगों के साथ बातें हुई, ताकि जनता को भी पता चले कि कंपनी वाकई में सीरियस है या वो अपना, क्योंकि ये इन्होंने तो कालाबाजारी चला रखी है। तो आपकी ड्यूटी, आपका ये जिम्मेवारी बनती है, आप जनता को इस चीज को बताएं। तो जो जो जनप्रतिनिधि मीटिंग में गए थे, और ये जो नए लोग भी खड़ने वाले हैं किसी चुनाव के लिए, उन सब के लिए ये मैसेज है, सिर्फ पुराने जनप्रतिनिधियों के नहीं, कि आप वो सोच समझ कर जब भी खड़े हों तो ये लोगों का इशू जरूर ध्यान में रखें, तब आप चुनाव में आगे खड़े होने का प्लान करें। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें, आपके साथ बने रहेंगे यहाँ पर ही क्रमिक भूख हड़ताल से, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी हम पुलिस दारला घाट का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक अहम बयान मेरा भी है, क्योंकि मैंने भी उस वार्ता को कहीं ना कहीं देखा है अपनी आंखों से। 25/12 को जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, जो पत्थर नीचे आए, और ये अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि रिजाइन देना चाहिए उन अधिकारियों को जो जो कहीं ना कहीं इस मामले में एफआईआर मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए और आज तक जो जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। तो उनका रिजाइन हमें जल्दी से जल्दी हमारा मंच मांगता है, और हमारे मंच की कड़ी नजर है सारे हथकंडे जो कंपनी अपना रही है, जो कंपनी को बचा रहे हैं हर किसी पर, और हम आने वाले समय में हम उन सभी को हर तरह से जवाब भी देंगे, ये तय है। तो बने रहें आप हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।